हेलो बैंकर्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर डूइंग वेल। तो आज इस सेशन के अंदर हम रूरल बैंकिंग के फर्स्ट चैप्टर डेमोग्राफिक फीचर्स को पढ़ने वाले हैं। तो आज का सेशन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो इस सेशन को आपको शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखना है। अब फटाफट से बिना किसी देरी के आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है पॉपुलेशन। तो देखो, वर्ल्ड के अंदर हमारे देश की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है। पहले चाइना की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा होती थी, पर अब हमने चाइना को पीछे छोड़ दिया है और हमारे देश की पॉपुलेशन वर्ल्ड के अंदर सबसे ज़्यादा है। लगभग हमारे देश की जो पॉपुलेशन है वो 1.4 बिलियन से भी एक्सीड हो चुकी है। हालांकि पॉपुलेशन की जो ग्रोथ हो रही है वो यहाँ पर डिक्रीजिंग रेट के ऊपर जो है वो हो रही है। जैसे पहले अगर पॉपुलेशन की ग्रोथ 10% से हो रही थी, तो अब यहाँ पर 8% से हो रही है या फिर 7% से जो है वो हो रही है। हमारी जो पॉपुलेशन है ना वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। हमारी पॉपुलेशन का सिग्निफिकेंट पोर्शन जो है वो रूरल एरियाज़ के अंदर रहता है और बहुत कम पोर्शन जो है वो अर्बन एरियाज़ के अंदर जो है वो रहता है। और इसकी वजह से रूरल एरिया से जो लोग हैं वो अर्बन एरियाज़ में जाकर शिफ्ट होने लगे हैं। ठीक है। उसके बाद इंडिया की जो टोटल पॉपुलेशन है उसमें यंग पॉपुलेशन का हिस्सा सबसे ज़्यादा है। यानी कि हमारे देश के अंदर अगर 100 लोग हैं, ठीक है, तो उसमें ना ज़्यादातर जो लोग हैं वो यहाँ पर 15 से लेकर 64 साल के बीच में है। यानी कि ये जो लोग हैं वो यहाँ पर काम करते हैं, जिसकी वजह से हमारे देश को ना एक एडवांटेज मिलती है डेमोग्राफिक डिविडेंड, क्योंकि हमारे देश के अंदर वर्किंग एज ग्रुप के अंदर ज़्यादा लोग हैं, यानी कि ज़्यादा लोग जो है वो काम करने वाले हैं। ठीक है। और बहुत कम लोग हैं जो कि यहाँ पर डिपेंडेंट है, यानी कि बच्चों की गिनती और बूढ़ों की गिनती कम है और काम करने वाले लोगों की गिनती जो है वो ज़्यादा है। ठीक है। यानी कि हमारे देश की ग्रोथ के काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर चांसेस हैं, क्योंकि हमारे पास काम करने वाले लोग जो है वो ज़्यादा है। ठीक है। उसके बाद देखो, हमारी जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है, पर हमारे पास जो लैंड एरिया है वो बहुत ही कम है, जिसकी वजह से हमारी जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है। यानी कि एक छोटे से लैंड एरिया के अंदर बहुत सारे लोग जो है वो रहते हैं, तो भीड़ भाड़ वाले इलाके जो है वो थोड़े से ज़्यादा हैं। ठीक है। उसके बाद अगर हम सेक्स रेशियो की बात करें तो 1991 के अंदर ये था 927:1000, यानी कि अगर 1000 मेल है तो 927 जो है वो आपकी फीमेल्स थी। हालांकि 2011 में ये जो नंबर है वो इंक्रीज हुआ है और अब हर 1000 मेल्स के ऊपर 43 फीमेल्स हैं, यानी कि जो सेक्स रेशियो है वो समय के साथ इंक्रीज हुआ है। नेक्स्ट हम बात करेंगे लिटरेसी की। लिटरेसी का मतलब क्या होता है? तो देखो, अगर आप मिनिमम 1 लैंग्वेज को अच्छे तरीके से पढ़ पाते हो, लिख पाते हो फुल अंडरस्टैंडिंग के साथ, तो हम मानेंगे कि आप लिटरेट हो, यानी कि आप पढ़े लिखे हो। ठीक है। और लिटरेसी जो है वो किसी भी डेवलपिंग इकॉनमी का फंडामेंटल पिलर है। जैसे हमारी देश जो इंडिया है वो एक डेवलपिंग इकॉनमी है। ठीक है। तो देश की ग्रोथ के अंदर लिटरेसी का काफ़ी ज़्यादा अहम योगदान जो है वो होता है। अगर आप लिटरेसी को इंक्रीज़ करोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो एजुकेटेड होंगे, पढ़े लिखे होंगे, उनके अंदर नई नई स्किल्स जो है वो आएंगी, जिससे देश की भी यहाँ पर डेवलपमेंट जो है वो होगी। यानी कि जो लिटरेसी है वो यहाँ पर प्रोग्रेसिव नेशन लाइक इंडिया के डेवलपमेंट के अंदर एक फंडामेंटल प्लेयर का जो है वो काम करता है, क्योंकि जो लिटरेसी है वो यहाँ पर लाइफ की जो क्वालिटी है उसको इंप्रूव करता है, अवेयरनेस को इंक्रीज करता है और पॉपुलेशन के अंदर इसेंशियल स्किल्स को भी बिल्ड करता है। ठीक है। ताकि वो अपना काम सही तरीके से कर पाए। उसके बाद अगर हम अडल्ट लिटरेसी रेट की बात करें तो हम यहाँ पर जब अडल्ट लिटरेसी रेट को मेज़र करते हैं तो ऐसे लोग जिनकी एज 15 साल या फिर उससे ज़्यादा है, तो उन सभी को हम इंक्लूड करते हैं। यानी कि 15 साल या फिर 15 साल से ज़्यादा के उम्र के जो लोग हैं उनके अंदर कितने लोग यहाँ पर लिटरेट हैं, यानी कि कितने लोग पढ़े लिखे हैं, तो वो जो लिटरेसी रेट है वो आपका अडल्ट लिटरेसी रेट कहलाता है। अगर आप यूथ लिटरेसी रेट कैलकुलेट करते हो तो वहाँ पर आप 15 से लेकर 24 साल तक के लोगों को जो है वो इंक्लूड करते हो। कहने का मतलब क्या है कि अगर आप अडल्ट लिटरेसी रेट निकालना चाहते हो तो आप 15 से लेकर 15 से अबव एज वाले सभी लोगों को इंक्लूड करोगे, पर अगर आप यूथ लिटरेसी रेट को निकालना चाहते हो तो सिर्फ यहाँ पर 15 से लेकर 24 साल तक के लोगों को ही आप यहाँ पर इंक्लूड जो है वो करोगे। ठीक है। अब बात करते हैं लिटरेसी रेट को कैसे यहाँ पर निकाला जाता है। तो इसको निकालने का एक सिंपल सा फॉर्मूला है। जैसे एग्जाम्पल से ही मैं आपको समझाऊंगा। जैसे आप यूथ लिटरेसी रेट निकालना चाहते हो, ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका एज ग्रुप है वो है 15 से लेकर 24 साल। ठीक है। तो मान के चलिए इसके अंदर जो टोटल लोग आते हैं
वो आते हैं यहाँ पर आपके 10,000। ठीक, अब इस 10,000 में से कितने लोग यहाँ पर पढ़े लिखे हैं, मान के चलिए वो है आपके यहाँ पर 9,000। ठीक है, तो आपको अगर लिटरेसी रेट निकालना है तो ये जो 9,000 लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं, उसको टोटल लोग जो कि यहाँ पर इस एज ग्रुप के अंदर आते हैं उसके साथ आपको डिवाइड करना और इंटू करना है आपको 100। अगर आप ऐसा करोगे तो ये आपका 90% जो है वो आएगा, यानी कि 90% लोग जो है वो यहाँ पर पढ़े लिखे हैं। ठीक है, जैसे अगर आप 9,000 को डिवाइड करते हो 10,000 के साथ तो ये आपका 90% जो है वो आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर आपको इलिटरेसी रेट निकालनी हो, यानी कि कितने लोग जो है वो पढ़े लिखे नहीं हैं, तो वो इसी तरीके से आप निकाल सकते हो। जैसे अगर आप ये जानना चाहते हो कि 15 से लेकर 24 साल तक के लोगों के अंदर कितनी यहाँ पर इलिटरेसी है, उसका रेट क्या है, तो जो टोटल नंबर जो टोटल लोग हैं इस एज ग्रुप के अंदर, जैसे 10,000 थे ना, उसको आपको डिवाइड करना है इलिटरेट पर्सन के साथ। तो मान के चलिए 1,000 लोग जो है वो इलिटरेट है, पढ़े लिखे नहीं है, तो 1,000 को आपको डिवाइड करना है 10,000 के साथ और इंटू कर देना है 100, तो ये आपका यहाँ पर 10% जो है वो आ जाएगा। तो इस तरीके से आप लिटरेसी रेट और इलिटरेसी रेट को निकाल सकते हो। एक और तरीका होता है, अगर आप 100 में से लिटरेसी रेट को माइनस कर दोगे ना, तो वो आपका इलिटरेसी रेट जो है वो निकल कर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम ओवरऑल लिटरेसी रेट की बात करें तो ऐसे इंडिविजुअल जिनकी एज 7 साल या फिर उससे ज़्यादा है, तो उनकी जो लिटरेसी रेट एस्टिमेट की गई है वो है 80.9%। ठीक है, और इसको पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे ने 2023 और 24 के अंदर जो है पब्लिश किया था, रिपोर्ट किया था। उसके बाद अगर हम रीसेंट रिपोर्ट की बात माने 2022 और 23 का, तो यहाँ पर जो ओवरऑल लिटरेसी रेट है अप्रॉक्सीमेटली 77.7% है फॉर अडल्ट पॉपुलेशन, यानी कि 15 साल और उससे ज़्यादा उम्र के लोगों के अंदर। और अगर हम मेल और फीमेल की बात करें तो देखो यहाँ पर डिफरेंस है, मेल का जो लिटरेसी रेट है वो 84.7% है और फीमेल का जो लिटरेसी रेट है वो अराउंड 70.3% है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेटा है लिटरेसी के रिगार्डिंग। आई होप आपको ये अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट आता है तो आप पूछ सकते हो। अब यहाँ पर कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस दिए गए हैं हमारे संविधान के अंदर, ताकि इंडिया के अंदर एजुकेशन को प्रमोट किया जा सके। देखो, किसी भी देश की अगर आपको डेवलपमेंट करनी है तो उसके अंदर एजुकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करता है। जितने ज़्यादा लोग एजुकेटेड हो गए उतने ही चांसेस है कि देश की ग्रोथ जो है वो तेज़ी से होगा। इसीलिए हमारे संविधान के अंदर कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स प्रोविजंस दिए हुए हैं एजुकेशन से रिलेटेड। जैसे कि पहला है एजुकेशन फॉर माइनॉरिटीज़। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 30 है वो कहता है कि जितने भी यहाँ पर माइनॉरिटीज़ हैं, जैसे कि आपके यहाँ पर सिख हो गए, जैन हो गए, उनके पास पूरा राइट है कि वो यहाँ पर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को इस्टेब्लिश कर सकते हैं और एडमिनिस्ट्रेट जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, उनके ऊपर कोई भी रोक टोक नहीं लगाई जाएगी। उसके बाद जो आर्टिकल 41 है, 45 है, 46 है, ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का, वो यहाँ पर स्टेट को इंस्ट्रक्ट करते हैं कि भाई आपको इंश्योर करना है कि सभी सिटीजन्स को फ्री एजुकेशन यहाँ पर जो है वो दी जाए। ठीक है, उसके बाद जो यहाँ पर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पर जो अपॉर्चुनिटीज़ है उसके अंदर भी इक्वलिटी को प्रोवाइड करना, ये एक इम्पॉर्टेंट रूल है। यानी कि किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के अंदर स्टेटस, कास्ट, सेक्स, क्लास या फिर क्रीड के बेसिस के ऊपर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं की जाएगी। सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो दी जाएंगी एजुकेशन के। ठीक है, यानी कि सब इक्वली जो है वो पढ़ सकते हैं, रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद जो वीकर सेक्शन है उनके एजुकेशन के लिए स्पेशल प्रोविजंस यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे कि आर्टिकल 15, 17, 46 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उन्होंने जो वीकर सेक्शन के एजुकेशनल इंटरेस्ट है उनको यहाँ पर सेफगार्ड जो है वो किया गया है। इनके लिए कई सारे यहाँ पर रिजर्वेशन जो है वो क्रिएट किए गए हैं ताकि इनको प्रॉपर तरीके से एजुकेशन प्रोवाइड की जा सके। नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे गवर्नमेंट मेजर्स की, जो कि जिन्होंने इंडिया के अंदर लिटरेसी रेट को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर इम्प्रूव किया है। सबसे पहले देखो, गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कॉलरशिप्स और फ्री लर्निंग मटेरियल जो है वो प्रोवाइड किए हैं स्टूडेंट्स को, देश के लोगों को, ताकि वो यहाँ पर इन स्कॉलरशिप की हेल्प से हायर एजुकेशन जो है वो ले सके, साथ के साथ फ्री मटेरियल को यूज़ करके अपनी पढ़ाई को कंप्लीट कर सके। ठीक है, तो अगर कोई गरीब आदमी है तो वो भी यहाँ पर अपनी पढ़ाई को कंप्लीट कर पाए, गवर्नमेंट ने पूरा इंतजाम किया है। उसके बाद मिड डे मील स्कीम इंट्रोड्यूस की थी 1995 के अंदर। तो इसके अंदर बेसिकली जो आपके प्राइमरी स्कूल के बच्चे हैं और सेकेंडरी स्कूल के बच्चे हैं लगभग 8वीं तक, उनको फ्री मील्स देने की बात जो है वो की गई थी। यानी कि जो आपके बच्चे हैं वो स्कूल आएंगे और उनको दोपहर का खाना जो है वो फ्री में दिया जाएगा। ठीक है, और मैंने भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे मिड डे मील जो है वो खाया है, क्योंकि देखो मैंने लगभग 5वीं से लेकर मैंने 12वीं तक सरकारी स्कूल में ही पढ़ा है, तो 8वीं तक तो मैंने बहुत
अच्छे तरीके से मिड डे मील जो है वो खाया है। और ये बहुत अच्छी स्कीम है भाई, बहुत अच्छी यहाँ पर जो है वो स्कीम है, जो कि पर्सनली मुझे बहुत अच्छी लगती है। वो लोग जो कि गरीब हैं, जिनको घर में अच्छा न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है, कम से कम उसको स्कूल के अंदर एक टाइम अच्छा खाना जो है वो मिल जाता है। ठीक है, इससे अब फ़ायदा क्या होता है, एक तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जो है वो स्कूल के अंदर एनरोल करते हैं, उनकी अटेंडेंस भी बढ़ती है क्योंकि खाना मिलता है, और रिटेंशन रेट भी बढ़ता है। उसके बाद समग्र शिक्षा प्रोग्राम यहाँ पर लॉन्च किया गया था। ठीक है, और इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि जो स्कूल्स है उसकी इफेक्टिवनेस को जो है वो बढ़ाया जाए, इक्वल अपॉर्चुनिटी जो है वो प्रोवाइड की जाए ऑल कैटेगरीज ऑफ स्टूडेंट्स को। उसके बाद रूरल एरियाज के अंदर अवेयरनेस कंपेरिजन जो है वो रन किए गए, प्रोग्राम्स लॉन्च किए गए, ताकि रूरल एरियाज के अंदर जो लोग हैं उनको अवेयर किया जा सके कि भाई एजुकेशन की इंपॉर्टेंस कितनी ज़्यादा है हमारी लाइफ के अंदर, ताकि वो अवेयर होकर अपने बच्चों को स्कूल जो है वो भेजें। उसके बाद यहाँ पर 6th इकोनॉमिक सेंसस जो है वो किया गया था जनवरी 2013 से लेकर अप्रैल 2014 तक। ठीक है, और सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के अंदर ये सेंसस जो है वो किया गया था, और इसके अंदर सभी टाइप की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को इंक्लूड किया गया था, बोथ एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर। हालांकि कुछ एक्टिविटीज जैसे कि क्रॉप प्रोडक्शन, प्लांटेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस, कंपल्सरी सोशल सिक्योरिटी अलॉन्ग विद एक्टिविटीज सोनली मेंट फॉर सेल्फ कंजप्शन, इसको इंक्लूड जो है वो नहीं किया गया था। ठीक है, तो इस सेंसस के अंदर बहुत कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि हमें देखने को मिली थी। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट की हाईलाइट्स हैं जिनके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें टोटल इस्टेब्लिशमेंट्स की, यानी कि हमारे देश के अंदर टोटल कितनी यहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट्स हैं, यानी कि कंपनीज हैं, इकोनॉमिक यूनिट्स हैं जो कि यहाँ पर बिजनेस वगैरह जो है वो कर रही हैं। ठीक है, तो अगर हम टोटल इस्टेब्लिशमेंट्स की बात करें तो वो है 58.50 मिलियन। हालांकि इसके अंदर क्रॉप प्रोडक्शन, प्लांटेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस, कंपल्सरी सोशल सिक्योरिटी की इस्टेब्लिशमेंट को इंक्लूड नहीं किया गया है। अब जिनको इस्टेब्लिशमेंट का मतलब समझ नहीं आया, मैं आपको फिर से बता दूं। जैसे एक एक्सक्लूसिव कंपनी है, ठीक है, तो ये एक इस्टेब्लिशमेंट है। अगर यहाँ पर कोई पार्टनरशिप फॉर्म है तो ये भी एक इस्टेब्लिशमेंट है। ठीक है, अगर यहाँ पर कोई सोल प्रोप्राइटर है तो ये भी एक इस्टेब्लिशमेंट है। अगर कोई किसान एग्रीकल्चर खेती कर रहा है तो वो भी एक इस्टेब्लिशमेंट है। ठीक है, तो टोटल इस्टेब्लिशमेंट थे 58.50 मिलियन। उसके बाद रूरल एंड अर्बन डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें तो देखो 34.80 मिलियन जो इस्टेब्लिशमेंट थी वो रूरल एरियाज के अंदर थी, और 23.70 मिलियन अर्बन एरियाज के अंदर थी। ठीक है, परसेंटेज की बात करें तो 59.8% रूरल के अंदर, 40.52 अर्बन एरियाज के अंदर। उसके बाद बात करेंगे टॉप 5 स्टेट्स जहां पर सबसे ज्यादा इस्टेब्लिशमेंट थी, तो उत्तर प्रदेश 11.43%, महाराष्ट्र 10.49%, वेस्ट बंगाल 10.10% तमिलनाडु 8.60%, आंध्र प्रदेश 7.25%। और अगर हम इन सभी को मिला दें तो ये 50% जो इस्टेब्लिशमेंट है उसको कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, यानी कि टोटल 50% इस्टेब्लिशमेंट जो है वो इन 5 स्टेट्स के अंदर थी। उसके बाद अगर हम एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर की बात करें तो नॉन एग्रीकल्चर एस्टैब्लिशमेंट थी 45.37 मिलियन जो कि 77.55% है, और एग्रीकल्चर की बात करें अदर देन क्रॉप एंड प्लांटेशन तो वो है 13.13 मिलियन जो कि 22.45% था। उसके बाद ऑनरशिप पैटर्न की अगर हम बात करें तो प्रोप्राइटर्स 89% थे। ठीक है, टोटल प्रोप्राइटरी एस्टैब्लिशमेंट के अंदर, और इसमें से 15.4% जो इस्टेब्लिशमेंट थी उसको फीमेल्स जो है वो ऑन करती थी। ठीक है, उसके बाद अगर हम एम्प्लॉयमेंट की बात करें, एम्प्लॉयमेंट की क्या सिचुएशन थी 6th इकोनॉमिक सेंसस के अंदर, तो टोटल एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो 131.29 मिलियन पर्सन जो है उनको यहाँ पर जॉब्स मिली थी, उनको एम्प्लॉयमेंट मिली थी। रूरल अर्बन एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो 67.89 मिलियन लोगों को रूरल एरियाज के अंदर एम्प्लॉयमेंट मिली थी जो कि 51.71% है, और 63.40 मिलियन अर्बन एरियाज के अंदर 48.929%। उसके बाद टॉप 5 स्टेट्स की बात करें तो महाराष्ट्र का है 14.51 मिलियन 11.05%, उत्तर प्रदेश 14.12 मिलियन 10.75%, वेस्ट बंगाल 11.90 मिलियन 9.07%, तमिलनाडु 11.69 मिलियन 8.91%, फिर आपका गुजरात 9.60 मिलियन 7.32%। टुगेदर बात करें तो 50% एम्प्लॉयमेंट जो है वो ये 5 स्टेट जो है वो प्रोवाइड कर रही थी। एग्रीकल्चर नॉन एग्रीकल्चर की बात करें, नॉन एग्रीकल्चर के अंदर 108.4 मिलियन पीपल को एम्प्लॉयमेंट मिला 82.57%, एग्रीकल्चर के अंदर 22.88 मिलियन 17.43%। फीमेल एम्प्लॉयमेंट की अगर हम बात करें तो 33.004 मिलियन यानी कि टोटल का 25.17%। ठीक है, और रूरल
फीमेल शेयर की बात करें तो वो था 61.90%। तो जो टोटल फीमेल वर्कर्स थी उसमें से 61.910% जो है वो फीमेल रूरल फीमेल वर्कर्स थी। उसके बाद बात करेंगे एग्रीकल्चर सेंसस की। तो एग्रीकल्चर सेंसस भी किया गया था 2015-16 के अंदर और ऑल इंडिया रिपोर्ट यहाँ पर दी गई थी। उसके कुछ इंपॉर्टेंट हाईलाइट्स हैं जिनके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले ऑपरेशन होल्डिंग्स की बात करें, यानी कि कितने लोगों के पास यहाँ पर लैंड थी, चाहे वो लैंड उनकी खुद की थी या फिर उन्होंने लीज पे ली हुई थी और वो उस लैंड को कल्टीवेट कर रहे थे, यानी कि खेती के लिए यूज कर रहे थे। ठीक है, तो टोटल 138.35 मिलियन लोगों के पास ऑपरेशनल होल्डिंग्स थी और वो उसको खेती के लिए यूज कर रहे थे 2010 और 11 के अंदर। 2015 और 16 के अंदर ये बढ़कर 146.45 मिलियन हो गया है, यानी कि 5.86% की ग्रोथ देखने को मिली। उसके बाद अगर हम कैटेगरी वाइज शेयर होल्डिंग की बात करें 2015-16 के अंदर, तो मार्जिनल फार्मर के पास थे 68.5%, स्मॉल के पास थे 17.6%, सेमी मीडियम के पास 9.6%, मीडियम के पास 3.8%, लार्ज के पास 0.6%। ऑपरेटेड एरिया की बात करें तो 159.59 मिलियन हेक्टेयर और ये कम होकर 157.82 मिलियन हेक्टेयर रह गया 2015-16 के अंदर और 1.11% का डिक्लाइन देखने को मिला। कैटेगरी वाइज शेयर ऑफ ऑपरेटेड एरिया की अगर हम बात करें तो वो 24% मार्जिनल के पास था, 23.8% सेमी मीडियम के पास, स्मॉल के पास 22.9%, मीडियम के पास 20.2%, लार्ज के पास 9.1%। ठीक है, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, यहाँ पर ये जो परसेंटेज है ये बेसिकली है नंबर कि कितने लोग यहाँ पर खेती कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर है कि लैंड का जो एरिया है वो कितने परसेंट किन किसानों के पास है। ठीक है, तो डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब बात करेंगे एवरेज साइज ऑफ होल्डिंग की। तो 1.15 हेक्टेयर था जो कि कम होकर 1.08 हेक्टेयर जो है वो हो गया है, यानी कि लैंड होल्डिंग साइज में डिक्लाइन देखने को मिला, यानी कि एक किसान के पास या एक पर्सन के पास टोटल 1.08 हेक्टेयर लैंड ही है। उसके बाद अगर हम फीमेल पार्टिसिपेशन की बात करें एग्रीकल्चर के अंदर फीमेल की क्या पार्टिसिपेशन रही है, तो देखो अगर हम फीमेल ऑपरेशनल होल्डर की बात करें तो वह 12.79% 2010 और 11 के अंदर, 2015 और 16 के अंदर ये बढ़कर 13.96% हो गया है, स्लाइड इंक्रीज देखने को मिला है। फीमेल ऑपरेटेड एरिया की बात करें 10.36%, 11.72% 2015 और 16 के अंदर, तो इंक्रीज हुआ है। अगर हम कैटेगरी वाइज फीमेल होल्डर्स की बात करें तो मार्जिनल 72%, स्मॉल 17%, सेमी मीडियम 8.1%। अगर हम सोशल ग्रुप शेयर की बात करें तो एससी के पास 11.4%, एसटी के पास 7.9% है। उसके बाद अगर हम ऑनरशिप पैटर्न की बात करें तो देखो होली ओन्ड और सेल्फ ऑपरेटेड होल्डिंग्स की अगर हम बात करें तो वो 98% था 2010 और 11 के अंदर और सेम 2015 और 16 के अंदर भी देखने को मिला था, यानी कि जो लोग हैं मतलब 98% जो ऑपरेशनल होल्डिंग्स हैं उसके ऊपर लोगों की ऑनरशिप है, यानी कि वो खुद की लैंड को कल्टीवेट जो है वो कर रहे हैं, उन्होंने लीज पे या फिर किराए पे नहीं ली हुई है। होली लीज इन होल्डिंग्स की बात करें तो वो है 5.31 लाख, यानी कि 0.36%, हाईएस्ट इन मार्जिनल 4.54 लाख। ठीक है, यानी कि लीज होल्डिंग के मतलब आपने लीज पे जमीन ली हुई है और आप खेती कर रहे हो तो 5.31 लाख। ठीक है, और हाईएस्ट 4.54 लाख मार्जिनल। हाईएस्ट स्टेट्स की अगर हम बात करें कि कौन सी ऐसी स्टेट्स है जिन्होंने सबसे ज़्यादा लीज पे होल्डिंग्स ली हुई हैं और खेती कर रहे हैं, तो ओडिशा 5.82%, गोवा 5.53%, मणिपुर 4.40%, वेस्ट बंगाल 1.62%, सिक्किम 1.45%, पंजाब 0.60%, आंध्र प्रदेश 0.36%। उसके बाद अगर हम यहाँ पर लैंड यूटिलाइजेशन की बात करें एग्रीकल्चर के अंदर, तो लैंड को कैसे यहाँ पर यूटिलाइज किया जा रहा है, तो देखो टोटल ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया की बात करें तो वो है 193.76 मिलियन हेक्टेयर, जो कि कम होकर 2015-16 में 191.76 मिलियन हेक्टेयर रह गया, मार्जिनल डिक्लाइन देखने को मिला है। कैटेगरी वाइज शेयर ऑफ ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया की बात करें तो मार्जिनल के पास 25.6% है और लार्ज के पास 8.4% है। ठीक है, उसके बाद ये 2015-16 की बात की जा रही है। मेजर स्टेट जिनके पास हाईएस्ट ग्रॉस क्रॉप एरिया है 2015-16 के अंदर, तो उत्तर प्रदेश के पास 14%, राजस्थान के पास 12.8%, मध्य प्रदेश के पास 12.1%, महाराष्ट्र के पास 11.9%। उसके बाद अगर हम नेट सोन एरिया की बात करें परसेंटेज इन ऑपरेटेड एरिया, तो
नेट सोन एरिया का मतलब कि कितने एरिया को हम एक्चुअली में कल्टीवेट यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है। 88.5% और बढ़कर 88.7% हो गया, तो स्लाइट इंक्रीज देखने को मिला है। कैटेगरी वाइज नेट सोन एरिया की बात करें 2015-16 के अंदर, तो हाईएस्ट मार्जिनल है 90.4% और लोएस्ट लार्ज है 82.8%। मेजर स्टेट्स की बात करें 2015-16 के अंदर, तो गुजरात 98.3%, एमपी 95.5%, कर्नाटका 95.1%, यूपी 94.4%, वेस्ट बंगाल 94.3%, महाराष्ट्र 87.6%, राजस्थान 85.7%, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर क्रॉपिंग पैटर्न की। क्रॉपिंग का पैटर्न क्या रहेगा, देखो क्रॉपिंग इंटेंसिटी की अगर हम बात करें तो 2010 और 11 के अंदर 1.37 था, 2015-16 के अंदर भी ये सेम था, जो स्टैटिक है। स्टेट वाइज एक्सट्रीम की बात करें तो हाईएस्ट पंजाब में है 1.97 और लोएस्ट मिजोरम में है 1.00। अगर हम शेयर ऑफ फूड क्रॉप्स की बात करें ग्रॉस क्रॉप एरिया के अंदर 76.3% और 75.1% है, ये डिक्लाइन हुआ है समय के साथ। और अगर हम नॉन फूड क्रॉप्स की बात करें 23.7% था 2010 और 11 के अंदर, बढ़कर 24.9% हो चुका है, तो यहाँ पर इंक्रीज आपको देखने को मिला है, ठीक है। तो ये कुछ सेंसस थे जिसके रिगार्डिंग हमने डेटा को डिस्कस किया। नेक्स्ट हम बात करेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की। अब ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या होता है, देखो ये एक ऐसा इंडेक्स है जिसकी हेल्प से हम ये मेजर कर पाते हैं कि किसी भी देश के अंदर ओवरऑल डेवलपमेंट जो है वो कितनी हुई है। ओवरऑल डेवलपमेंट का मतलब है यहाँ पर इसके अंदर हम इकोनॉमिक ग्रोथ तो देखते ही हैं, साथ ही साथ जो देश के लोग हैं उनकी ग्रोथ कितनी हुई है, उनकी वेलबींग में कितना इंक्रीज आया है, इस चीज़ को भी हम मेजर जो है वो करते हैं, ठीक है। नॉर्मली अगर आपको जानना हो कि किसी भी कंट्री की यहाँ पर ग्रोथ कितनी हुई है, तो ज़्यादातर लोग क्या करेंगे, इकोनॉमिक ग्रोथ को ही कंसीडर करेंगे। भाई इकोनॉमिकली कंट्री की ग्रोथ कितनी हुई है, जैसे उसकी जीडीपी कितनी है, और जैसे जीडीपी 7 थी तो 9% हो गया, तो ये 2% से ये कंट्री जो है वो ग्रो की है। पर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो यहाँ पर सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ को कंसीडर नहीं करता है, बल्कि वो ये भी देखता है कि देश के अंदर जो लोगों की कैपेबिलिटीज़ है और वेलबींग है उसमें यहाँ पर कितनी इंप्रूवमेंट जो है वो हुई है। यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से हम किसी भी कंट्री की ओवरऑल डेवलपमेंट को मेजर कर सकते हैं, जिसके अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ तो आता ही है, साथ ही साथ लोगों की कितनी डेवलपमेंट हुई है वो भी जो है वो आ जाता है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को महबूब उल हक ने जो है वो इंट्रोड्यूस किया था, और इसको यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है यूज़ करती है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट ऑफिस के थ्रू, और मेजर करती है कि किसी भी कंट्री की ओवरऑल डेवलपमेंट जो है वो कितनी हुई है, ठीक है। अब अगर हम डायमेंशन की बात करें तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के 3 डायमेंशंस हैं, हेल्थ डायमेंशन, एजुकेशन डायमेंशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग डायमेंशन, ठीक है। तो जब भी हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को कैलकुलेट करते हैं तो इन तीनों डायमेंशन के अंदर कितनी ग्रोथ हुई है इसको हम मेजर करते हैं, और फिर इन तीनों डायमेंशन के अंदर जो भी ग्रोथ हुई है उसको कंबाइन करके हम टोटल ग्रोथ जो है वो निकालते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हेल्थ डायमेंशन की। तो हेल्थ डायमेंशन की ग्रोथ को मेजर करने के लिए, हेल्थ डायमेंशन के अंदर डेवलपमेंट को मेजर करने के लिए हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ को मेजर करते हैं। यानी कि किसी भी देश के अंदर लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ कितनी है, यानी कि एक पर्सन नॉर्मली कितने साल जो है वो जीता है। जैसे एग्जांपल के लिए जापान के अंदर जो लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो ज़्यादा है एज कंपैरिजन टू इंडिया, ठीक है। ऐसा क्यों है, क्योंकि जापान के अंदर या अदर डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर हेल्थ सर्विसेज बहुत अच्छी होती है, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी होती है, लोगों को टाइम के ऊपर जो है हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं, जिससे उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो अगर किसी कंट्री के अंदर लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा है, इसका मतलब है कि वहाँ पर जो ओवरऑल हेल्थ कंडीशंस है वो बहुत ज़्यादा अच्छी हैं और कंट्री के अंदर हेल्थ डायमेंशन की काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ हुई है। उसके बाद एजुकेशन डायमेंशन के अंदर हम ये चीज़ मेजर करते हैं कि कोई भी कंट्री के अंदर एजुकेशन सिस्टम यहाँ पर कैसा है, ठीक है। इसके अंदर सबसे पहले हम मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग देखते हैं कि किसी भी देश के अंदर जो अडल्ट है जिनकी एज 25 से लेकर 25 से ज़्यादा है, 25 साल से लेकर 25 से ज़्यादा एज के जो लोग हैं उनको नॉर्मली कितना टाइम लगता है अपने एजुकेशन को कंप्लीट करने के लिए। अगर किसी देश के अंदर ये ज़्यादा है, जैसे मान के चलिए एक देश के अंदर 25 है, एक देश के अंदर 21 है, तो ये जो 25 वाला देश है वो अच्छा देश माना जाएगा। क्यों, मतलब वहाँ पर एजुकेशन की ग्रोथ अच्छी मानी जाएगी क्योंकि ज़्यादा मतलब लोगों को ज़्यादा टाइम के लिए हम एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड कर पा रहे हैं, यानी कि लोग ज़्यादा यहाँ पर जो है वो सीख पा रहे हैं। ओके, उसके बाद एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग, देखो ये तो आपका पास्ट डेटा हो गया। हम फ्यूचर डेटा को भी यहाँ पर स्टडी करते हैं कि फ्यूचर के अंदर जो चाइल्ड है
उसको नॉर्मली कितना टाइम लगेगा अपनी स्टडीज को कंप्लीट करने के लिए, उसको कितना टाइम मिलेगा यहाँ पर पढ़ने के लिए, और इन दो चीज़ों को कंसीडर करके हम पता लगाते हैं कि एजुकेशन डायमेंशन के अंदर कितनी डेवलपमेंट हुई है, ग्रोथ हुई है। फिर आता है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग डायमेंशन। इसको ना ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटल के द्वारा जो है वो कैप्चर किया जाता है। अगर किसी देश का ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटल ज़्यादा है, इसका मतलब है कि वहाँ पर लोगों की इनकम ज़्यादा है, तो उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो बहुत अच्छा है। जैसे एग्जाम्पल के लिए जो यूएस है, उनके जो पर कैपिटल इनकम है वो ज़्यादा है, तो वहाँ पर लोगों का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है। ठीक है, थोड़ा सा नहीं, मतलब ज़्यादा होता है। ओके, तो अब ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटल क्या होता है? तो देखो, किसी भी देश के अंदर एक देश का पर्सन यानी कि जो रेजिडेंट है वो टोटल इनकम जो कमा रहा होता है, एक पर्सन, उसी को हम ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटल कहते हैं। ठीक है, जैसे अगर टोटल 1 करोड़ लोग हैं तो एक पर्सन की इनकम कितनी है एवरेजली, वो आपका ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटल जो है वो कहलाता है। ठीक है, उसके बाद इन 3 डायमेंशन से हमने जो स्कोर कैलकुलेट किए हैं उसको हम ऐड करके एक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो बनाते हैं। जैसे अगर किसी देश को हेल्थ डायमेंशन के अंदर 20 मिला, एजुकेशन के अंदर 40 मिला, और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग डायमेंशन के अंदर 60 मिला, और आपका जो, तो ये टोटल कितना होगा, ये 120 हो गया। ठीक है, तो इसके हिसाब से हम देशों को जो है वो रैंक करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स। अब ये जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स क्या होता है? देखो, एक चीज आपको पता होगी, शुरू से ही मेल और फीमेल के बीच में डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, शुरू से ही। ठीक है, मेल को जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है एज कंपैरिजन टू फीमेल। जैसे अगर आप इंडिया की ही बात करें तो बहुत सालों पहले जो मेल होते थे, उनको ही सिर्फ पढ़ाया जाता था, फीमेल को नहीं पढ़ाया जाता था। ठीक है, अब इसकी वजह से होता क्या है कि मेल की जो डेवलपमेंट है वो तो हो जाती है अच्छे तरीके से, पर फीमेल की डेवलपमेंट अच्छे तरीके से नहीं हो पाती। जैसे आज के टाइम में भी कुछ ऐसे एरियाज हैं जहां पर फीमेल को इतने ज़्यादा मौके जो है वो नहीं मिलते जितने मेल को यहाँ पर जो है वो मौके मिलते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से किसी भी देश के अंदर मेल और फीमेल की जो डेवलपमेंट होती है ना, उसके अंदर डिफरेंस आ जाता है, गैप आ जाता है। अगर मेल की डेवलपमेंट 100% हो रही है तो फीमेल की जो डेवलपमेंट है वो हो सकता है कि कम हो, जैसे 80% हो, या फिर आपका यहाँ पर 40% हो, या फिर आपका 60% हो। ठीक है, तो ये जो जेंडर बेस्ड इनइक्वालिटीज है ह्यूमन डेवलपमेंट के अंदर, इस चीज को मेजर किया जाता है जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स के थ्रू। इसको यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने जो है वो इंट्रोड्यूस किया था, ताकि किसी भी देश के अंदर जो जेंडर बेस्ड इनइक्वालिटीज है उसको हम यहाँ पर कैप्चर जो है वो कर पाए। ठीक है, जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स को भी वैसे ही कैलकुलेट किया जाता है जैसे हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को निकालते हैं, यानी कि यहाँ पर 3 डायमेंशन होते हैं, हेल्थ, एजुकेशन एंड लिविंग स्टैंडर्ड। ठीक है, बस डिफरेंस क्या होता है कि ये जो जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स है, हम मेल के लिए ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो अलग से निकालते हैं, और फीमेल के लिए ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो अलग से निकालते हैं। ठीक है, और ये जो जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स होता है वो बेसिकली एक रेशो होता है, कि यहाँ पर जो फीमेल का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है वो यहाँ पर मेल के ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का कितना % है। ठीक है, तो ये कैसे निकलता है? तो मान के चलिए ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है आपका यहाँ पर मान के चलिए वो है आपका यहाँ पर 80%। ठीक है, और अगर आप इसको नंबर्स में लिखो, जैसे 0.08 और ये आपका 1.00। ठीक है, तो अगर आप इसको डिवाइड करोगे इंटू 100 करोगे तो ये आपका 0.8 डिवाइडेड बाय 0.81, तो ये आपका 0.8 हो जाएगा। 100 कर दो मल्टीप्लाई, तो ये आपका 80% हो जाएगा। यानी कि अगर मेल की ग्रोथ 100% हो रही है तो फीमेल की ग्रोथ जो है, डेवलपमेंट जो है वो सिर्फ 80% ही हो रही है। ठीक है, तो आई होप आपको जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स का मीनिंग अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर एक नेशनल हेल्थ प्रोफाइल है, 2019 के अंदर ये डेटा जो है वो दिया गया था। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ के रिगार्डिंग एक डेटा है इंडिया का। तो 1970 और 75 के अंदर जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी वो थी 49.7 ईयर्स। 2012 और 16 के अंदर 68.7 ईयर्स। ये मैं ना मेल और फीमेल की एवरेज बता रहा हूँ आपको। ठीक है, मेल और फीमेल की एवरेज बता रहा हूँ। उसके बाद 2012 के अंदर और 16 के अंदर जो मेल थी वो 60, मेल की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी वो 67.4 ईयर्स थी, और फीमेल की जो थी वो 70.2 ईयर्स। इसका मतलब था कि एक मेल पर्सन जो है वो नॉर्मली 67 ईयर्स जीता था, और जो फीमेल थी वो 70 साल जो है वो जी पाती थी। ठीक है, उसके बाद अगर हम इन्फेंट मोर्टेलिटी की यहाँ पर बात करें तो देखो, हर 1000 इन्फेंट मोर्टेलिटी का मतलब है ऐसे बच्चे
जो कि जन्म के बाद 1 साल के अंदर अंदर में ही मर जाते हैं। तो 1000 में से 33 बच्चे जो है मर जाते थे 2012 और 16 के अंदर, जिसमें से 37 रूरल एरियाज़ के होते थे। मतलब कि अगर रूरल एरियाज़ की बात करें तो वो रेट था 1000 में से 37, और अर्बन की बात करें तो वो था 1000 में से 23। कंबाइन करके एवरेज निकालो तो वो आपका 33 था। अब मैं आपको हमारे कोर्स के बारे में बता देता हूं। तो हमारे पास रूरल बैंकिंग का फुल कोर्स अवेलेबल है। इस कोर्स के अंदर आपको 30+ इंटरेक्टिव वीडियो सेशंस मिल जाते हैं, AI पावर्ड रूरल बैंकिंग कंप्लीट मॉक टेस्ट मिल जाते हैं, PDF नोट्स मिल जाते हैं रिकॉर्डेड वीडियोस के क्विक रिवीजन के लिए, और रिकॉर्डेड वीडियोस का 24/7 एक्सेस आपको मिलता है, जिससे आप कभी भी अपनी प्रिपरेशन जो है वो कर सकते हो। और रिवीजन के लिए क्लास नोट्स भी आपको मिल जाते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर आपको स्पेशल सेशंस मिल जाते हैं, जिससे आपको एग्जाम का पैटर्न अच्छे तरीके से समझ आ जाता है। तो हमारा कोर्स आपके लिए बेस्ट कोर्स रहेगा। इस कोर्स से आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी होगी, प्रैक्टिस के लिए आपको मॉक टेस्ट भी मिलेंगे, और रिवीजन के लिए PDF नोट्स भी मिल जाएंगे। तो जल्दी से हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए। हमारे कोर्सेज को एनरोल करने के लिए गाइडली ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पर आपको हमारे सारे कोर्सेज जो है वो मिल जाएंगे। साथ के साथ टेलीग्राम चैनल को भी ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि हम इसमें एग्जाम से रिलेटेड, क्लासेस से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो डालते रहते हैं। और अगर आपकी भी कोई क्वेरी होती है तो आप इस चैनल पे हमें मैसेज कर सकते हो। और यूट्यूब चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि लाइव क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट क्लास जो है वो मिस ना हो। और आज की क्लास आपको कैसी लगी, इसके रिगार्डिंग एक फीडबैक भी ज़रूर प्रोवाइड कर देना। तो कमेंट बॉक्स में मैसेज करके ज़रूर बता देना कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच एवरीवन।